Hello guys, so today we are going to start with D and F block since D block is a long chapter in itself only. So we will discuss D block today. Whole D block we will be discussing, and in the next video we will be discussing F blocks and actinoids. So let's start with the D block. So our first topic is एक word आता है transition elements. अब transition elements क्या होते हैं? So transition elements are those elements जिसके ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में से किसी में भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। मतलब जैसे देखो ये जिंक है, जिंक की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या बनेगा आर्गन 3d10 4s2। ऐसे कैडमियम है, कैडमियम की अगर मैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्रिप्टन है, क्रिप्टन के अंदर 4d10 5s2। ठीक है, अब आप देख सकते हो डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एंड इन दोनों ही स्पीशीज के अंदर, इन दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दोनों जगह पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जगह फिल्ड है। ठीक है, अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे जिसके ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जिंक का होता है +2, वो +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इसकी अगर +2 करें तो आर्गन 3d10 4s0, कैडमियम की भी देखें तो क्रिप्टिन 4d10 5s0। तो डी के अंदर तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो इसके अंदर एम्प्टी जगह तो कोई बची नहीं, पूरा फुली फिल्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो यही मैंने साइड में ये एच जी का भी आप देख सकते हो, एच जी के अंदर भी 5d10 6s2, एच जी का भी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +2 के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, और उसके अंदर भी 5d10 6s0। तो 5d10 इज फुली फिल्ड क्योंकि वो भी 10 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, इनके ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सिंस अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। अब फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे कौन से? तो आप ये 3 एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कि ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s1। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जीएस का मतलब है ग्राउंड स्टेट एंड ओएस का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एजी, एजी इज सिल्वर, सिल्वर की बात करें तो क्रिप्टन 4d10 5s1। ठीक है, दिस इज गोल्ड, गोल्ड की बात करें तो 5d10 6s1। ठीक है, अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये भी +2 की फॉर्म में, मतलब +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन एग्जिस्ट इन। सो अगर हम कॉपर +2 की बात करें, सो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज आर्गन 3d9 4s0। एजी +2 बनती है क्रिप्टन 4d9 4s0। हमारा गोल्ड +2 के केस में बनता है 5d9 6s0। तो इसके अंदर देखो डी के अंदर अगर आप डी वाली ऑर्बिटल देखोगे तो तीनों जगह 9 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि 10 इज फुली फिल्ड, तो 9 मतलब उसमें से एक कम हो रखा है। मतलब एक एम्प्टी, इसके अंदर हम इसे कह सकते हैं कि एम्प्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्प्टी होगा। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो इन जो ये वाली स्पीशीज होती है इनको कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब देखो, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इसके ग्राउंड स्टेट में वो प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये, मतलब अगर ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में है सो दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दैट इज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर ना ग्राउंड स्टेट में है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये एक नोट है, all transition elements are d block element but all d block element are not considered as transition element। तो ये स्टेटमेंट आई गेस अब आपको क्लियर होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या फर्क होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। तो आपको ये जो टेबल रहता है ये आपको याद होगा, इसे इसका एक निमोनिक होता है शक्ति वक्र मन फी कोनी कुजेन। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके याद करा। अब इसके अंदर मैंने नीचे लिख रखे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम में 1 होता है, टाइटेनियम में 2 होता है, सो क्रोमियम में 5 होता है, मैग्नीज में 5 होता है, आयरन में 4 होता है, कोबाल्ट में 3 होता है, निकल में 2 होता है, सो ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे
तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम क्या क्या चीजें डिफाइन या क्या क्या चीजें जज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में। तो क्या है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? जो एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़कर एटम बनाए, सो दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी अगर मतलब जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम किसी का भी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ये म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है बीएम। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर तो आप डायरेक्टली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो है वो आप देख सकते हो कि एन पे ही डिपेंड कर रहा है, एंड एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनी पर्टिकुलर एटम। तो इधर लिखा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या होता है। सो इट इंक्रीजेस, आप देख सकते हो कि ग्रेजुअली ये इंक्रीज कर रहा है अप टू द मिडल ऑफ सीरीज। मैग्नीज मैग्नीज तक ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट आफ्टर आयरन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मैंने यही ट्रेंड यहाँ पे लिखा है, इंक्रीजेस अप टू मिडल ऑफ द सीरीज एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। So it is directly these all things, enthalpy of atomization, melting and boiling point, and magnetic moment. These all things are directly proportional to number of unpaired electron. So for example, अगर आपको क्वेश्चन आता है, कोई रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जिंक के पास सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? आप ग्राउंड स्टेट लिखोगे, ठीक है, 3d10 4s2 आर्गन। आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे 3d10 4s0। अब आप बताओगे कि सिंस इसके जीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के अंदर, तो आप क्या बताओगे? लोएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वीकर इज द बॉन्ड बिटवीन द एटम, देयरफॉर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर होगी ब्रेक करने के लिए बॉन्ड, ठीक है। नाउ अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, Ag has completely filled d orbital in its ground state, then also on which ground we state the transition element. हमने ऊपर ही देखा, ये बहुत अच्छे से हमने डीपली समझ रखा है कि Ag का जब हम ग्राउंड स्टेट देते हैं तो दैट इज 3d10 4s1। बट अगर हम इसका उसका वो वाला स्टेट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं विच इज +2, सो इट बिकम्स 3d9, और 9 इज, इस 9 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं हम इसे। देखो, देयरफॉर वी विल कॉल इट टू बी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये तो हमने देखा अक्रॉस द वो पीरियड के अलाउंग। अब डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड रहता है? सो डाउन द ग्रुप के बारे में मैंने एक लिखा है समझाने के लिए। द एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns in 4d and 5d, 4d and 5s, 6s and 5d is very less। तो इसके अंदर बस क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है ना बिटवीन d और s, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा, अब अगर एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट करेंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड में रहेंगे, मतलब इजीली एक्साइट कर सकते हैं या अपने आप को, मूवमेंट उनका फ्री हो जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप लाइक मोर ओवर सेम है, तो उस हिसाब से क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो जो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, राइट। तो जो भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो 4d एंड 5d का ज्यादा होगा देन 3d, क्योंकि एज वी मूव फर्दर, जैसे ही हम 3d के आगे जाते हैं, 4d 5d में जाते हैं, तो एनर्जी गैप और डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इजिली चीजें हो जाती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जिंक कैडमियम एंड Hg आर सॉफ्ट एंड वॉलेटाइल मेटल। तो हमने इसके अंदर क्या करा है, हमने अभी अभी सीखा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए, ठीक है। अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमें क्वेश्चन आए व्हाई जिंक कैडमियम एंड Hg आर सॉफ्ट एंड वॉलेटाइल मेटल, सो हम क्या लिखेंगे? जिंक कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट वॉलेटाइल मेटल क्यों है? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उनके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत इजी वॉलेटाइल होंगे और इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम होंगी।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते हैं ना, डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इंक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मास भी इंक्रीज होगा, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो देयरफॉर वी गेट टू नो दैट डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन 3D 4D एंड 5D। सो दिस वाज ऑल फॉर डेंसिटी वाला टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom from its ground state is called ionization enthalpy। इसका मतलब क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी एटम के गैशियस आइसोलेटेड एटम के ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी एटम के गैशियस आइसोलेटेड एटम की ग्राउंड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सो इसे मैंने, अगर हम इसे लिखना चाहें, इसे किसी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं एक्स जी। जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गैशियस स्टेट, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो भी एनर्जी लगी तो एक्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर लूज हो रहा है तो एक्स प्लस बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन जो हमने बाहर निकाला है। नाउ ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड इफेक्टिव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। कैसे? वेरी इजी। देखो, अगर कोई, इमेजिन करो कोई एटम है, ठीक है, एटम के ऊपर चार्ज है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर उस पर ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे उनके ऊपर ज्यादा चार्ज वो एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर ज्यादा चार्ज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ज्यादा अट्रैक्शन उनको न्यूक्लियर की तरफ मिल रहा है, उन्हें खिंचाव मिल रहा है, तो उन्हें निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, जितना ज्यादा उन्हें बॉन्डेड रखा जाएगा न्यूक्लियर के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली अगर हम साइज की बात करें, अगर साइज किसी भी चीज का बड़ा है, ठीक है, साइज अगर हम किसी भी चीज का बड़ा करें, तो साइज अगर बड़ा रहेगा तो क्या सीन रहेगा? देखो, अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो उसके बाहर, और उसका चार्ज उतना ही रखा, तो जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर उतना इफेक्टिवली चार्ज नहीं लग पा रहा होगा, उतना इफेक्टली जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा होगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और उन्हें निकालना इजी होता है। सिमिलरली अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सम व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन राइट हियर, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज या कितना इफेक्ट, कितना खिंचाव न्यूक्लियस की तरफ से लग पा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब अगर वो ज्यादा दूर हो जाएंगे और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं, अब मेरे को मेरे आसपास, मेरे आगे, मेरे से आगे वाले शेल में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मैक्सिमम फोर्स लग रहा है और मेरे तक वो कम पहुंच रहा है, तो मैं अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ, तो मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ। और अगर मैं अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ तो मुझे निकालना इजी हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? एस वाले ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा, पी वाले ऑर्बिटल में उससे कम, डी वाले में उससे कम, और एफ वाले में उससे कम, ठीक है। उसके बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अगर जितना स्टेबल हो, हमें पता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के अंदर ज्यादा दिक्कत रहती है निकालने में क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दो, जो फर्स्ट थ्री हैं यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, यही ज्यादा डोमिनेट करते हैं वो इफेक्ट कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे आप घुमा रहे हो, इन्हीं तीन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख भी रखा है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि रेडियस कम हो रहा है और जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। वही मैंने बोला, जेड इफेक्टिव क्या होता है कि न्यूक्लियर कितना चार्ज लगा पा रहा है, तो अगर वो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारी अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मुश्किल होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने का। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो इंक्रीज अगर एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमने बढ़ा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो शील्डिंग इफेक्ट उनका ज्यादा होगा,
मतलब जो मैंने अभी समझाया कि अगर मेरे से आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑलरेडी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मेरे से तो वो बहुत ही मेरे तक आता है तो वो बहुत कम फोर्स हो जाएगी। और अगर मैं अपने आप को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ किसी भी न्यूक्लियस के सामने, तो मेरे को निकालना उतना आसान होगा, क्योंकि मेरे पे सामने वाला बंदा उतना फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। तो मेरे को हल्का सा भी कहीं पे एनर्जी, कोई मेरे को किसी भी एनर्जी से खींचेगा, मैं उसकी तरफ चली जाऊंगी। राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब कभी कभार हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमें पता है D5 और D4। अगर मैं आपको बोलूँ कि D5 से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको पता है D4 वाली कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। और हमें पता है D5 ज्यादा स्टेबल है D4 से। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, दैट विल बी मोर। मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सिमिलरली D10 हमें पता है स्टेबल है। और D10 से अगर मैं D9 जाने की कोशिश करूँ, तो आई वुड हैव टू गिव मोर एनर्जी, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, क्योंकि ये बहुत स्टेबल चीज है जिसे मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और हमें पता है जो जितना ज्यादा स्टेबल होते हैं उसे उतनी एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, D6 D5। अब हमें पता है D5 स्टेबल है, D6 अनस्टेबल है। तो इसके अंदर अगर मैं D6 से इलेक्ट्रॉन निकाल के D5 बनाना चाहूँ, तो ये बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम उसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। सो D6 से D5 जाने के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वुड बी लेस। D1 से D0 हमें पता है D1 इज अनस्टेबल, D0 इज स्टेबल, क्योंकि जीरो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इट्स स्टेबल। तो उसके अंदर भी हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। ठीक है। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन देखें, अगर जैसे क्वेश्चन है, the third ionization enthalpy of manganese is very high as compared to Fe, iron and scandium। तो इसके अंदर क्या है, देखो ग्राउंड स्टेट की अब मैंने तीनों की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। ठीक है, 3D1 4:2, 3D6 4:2, 3D3 4:2। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या बना, स्कैंडियम +2, Fe+2, मैग्नीज +2। ठीक है। अब मेरे को इस इस वाली कॉन्फ़िगरेशन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये +2 वाली है, हमें क्या, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। मतलब ये जो +2 वाली है, इससे अब इलेक्ट्रॉन निकालना है। और हमें पता है कि देखो ये मैग्नीज 3D5 इज मोस्ट स्टेबल। इससे निकालने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैग्नीज का सबसे हाई होगा। वेयर एज अगर मैं 3D6 से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, तो बल्कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, हमारी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो जाएगी। सिमिलरली स्कैंडियम के केस में भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 3D1 पे है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन 3D0 करना, विच इज अगेन स्टेबल। तो इस इन दोनों के अंदर कम लगेगी, एंड मैग्नीज के अंदर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट विल बी द मोस्ट, क्योंकि हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी। ये क्या होता है, तो बेसिकली कितने, देखो जैसे शक्ति वक्र मनफी कोनिक उजैन यहाँ पे लिखा है। अब इसकी मैंने ना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, कि किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड एट द सेम टाइम जो येलो कलर से आप हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हो ना, दैट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज। कि मतलब ज्यादा कॉमन यही, ज्यादा इसी फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, देयर आर फ्यूअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बीइंग showed by the elements at the extreme end of 3D सीरीज। आप देख सकते हो कि ये जो स्टार्टिंग का है, ठीक है, स्टार्टिंग का स्कैंडियम और जो लास्ट का जिंक है, ये एक्सट्रीम जो एंड्स पार्ट है दोनों की, मतलब स्टार्टिंग के भी और एंड के भी जो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स हैं, उसकी जो वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो इतनी कम क्यों है। तो इसका क्या रीजन होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन ईदर दे आर हैविंग वेरी लेस इलेक्ट्रॉन टू टेक और लूज। ठीक है। अब देखो अगर स्कैंडियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, तो क्या होता है 3D1 4:2। अब उस पे इलेक्ट्रॉन ही 3 है, उससे ज्यादा उसको वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उस पे है ही नहीं। तो दैट्स वाई दैट इज द रीजन कि उस पे देखो लेस इलेक्ट्रॉन लूज और टू शेयर विद अदर एलिमेंट्स, और दे कैन नॉट अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट इन देयर ऑर्बिटल। और अगर यही मैं जिंक की बात करूँ, तो जिंक की ऑलरेडी फुलफिल है पूरी अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखो। जिंक की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, तो दैट इज 3D10 4:2। 10 के मतलब 3D के अंदर 10 के अलावा और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, एस के अंदर 2 के अलावा और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि वो क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, राइट।
सो दैट्स वाई कि एक्सट्रीम एंड्स पे जो फ्यू ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका नंबर कम हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलती है, क्या कैसे मिलती है? तो ये यहाँ पे लिख रखा है एनर्जी गैप ऑफ n-1d एंड ns इज वेरी लेस। हमें पता है कि डी और एस के अंदर आगे जाते जाते जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, सो दिस इज द कॉमन एक तरह से डिफाइन फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट समझने लेवल पे। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है? क्योंकि या तो उसकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी है, या उसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी है, या उसने नोबल गैस, हमें पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो या तो उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। सिमिलरली बाकी कुछ का रीजन क्या है कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +3 ऑफ क्रोमियम इसलिए स्टेबल है क्योंकि उस स्टेट में वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, मोर द रिलीज इन एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। देखो अब कुछ कुछ का रीजन ना, इट्स लाइक कि वो बस हो रहा है, वो हमें नहीं पता क्यों हो रहा है। जैसे हमें पता है कि क्रोमियम +3 के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है इसलिए हमने बोला, बट हमें नहीं पता वो ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज कर रहा है। सो दैट इज द स्टफ। तो हमें एक और डिफाइन पता चल गई कि जो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा तो उतना उसका स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज बेसिकली द समेशन ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये डेल्टा एच इंथैल्पी जितना नेगेटिव होगा उतना स्टेबल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बेसिकली वो लिख रखा है कि देखो जैसे मैग्नीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 कितने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट अगर हम पीबी की बात करें, लेड की बात करें तो +2 और +4, तो इसके अंदर 1 1 का गैप दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन केस में। देखो 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, तो यूजुअली 1 का गैप होता है, बट इसके अंदर 2 का गैप होता है क्योंकि लेड की +2 +4, तो 4 - 2 इज 4, 4 - 2 इज 2। ठीक है, अब हेवियर मेंबर आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका जो भारी वाला मेंबर होता है जिसका वेट ज्यादा होता है वो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जैसे अगर ये ओएस है, ओएस और आरयू, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +8 होगा। सो इट कैन बी लाइक इट कैन गो अप टू +8 ऑल्सो। जबकि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब जो पी और एस ब्लॉक के होते हैं उनका जो हेवियर मेंबर होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब जैसे हम पे कोई क्वेश्चन आए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक किस में दिखाते हैं, तो हमें पता है कि आरयू और ओएस दिखाते हैं +8 में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। वाई ओनली द हाइएस्ट ऑक्सीजन, ये अलग एक और क्वेश्चन है, वाई ओनली द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बीइंग शोन ईदर इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म और फ्लोराइड फॉर्म? देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि सामने वाले बंदे को फोर्स करते हैं टू गो इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन ज्यादा प्रेफर्ड होता है और ज्यादा अच्छे से सामने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट ला पाते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी होती है टू फॉर्म मोर बॉन्ड्स देन फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, वेयर एज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज मोर, अगर आप देखा जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा प्रेफरेबल होता है। नाउ next topic is color exhibited by coordination compound. Even though we have a whole different chapter on coordination compound, but still थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, so we will discuss it. तो कलर कैसे, मतलब कोऑर्डिनेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें कलर कैसे आ रहा है? तो रीजन क्या होता है? पहला रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन जिन डी ब्लॉक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करेंगे। सेकेंड है डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है? refers to electronic excitation of an electron within the d orbital of transition metal or ion typically within coordination compound. तो एक इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन मतलब कि वो ना टू एंड फ्रो करता है, कभी भी उसकी एनर्जी जब ज्यादा होगी वो हायर हायर लेवल ऑफ एनर्जी पे जा सकता है।
सो दैट इज द स्टेप। और वो विद इन द कंपाउंड ही होता है, मतलब वैसे नहीं कि कहीं और जाके एक्साइट कर गया, विद इन द कंपाउंड वो टू एंड फ्रो वाला मोशन करता है। जैसे ये देखो, ये ईजी, ये T2G, ये डी ब्लॉक, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डीप पे है, बट स्टिल आप ऐसे समझ लो कि दो लेवल्स हैं, ठीक है। ईजी का लेवल ज्यादा है और T2G का लेवल कम है। तो एनर्जी जब इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, तो ये ईजी पे पहुंच जाता है। और अगर एनर्जी रिलीज करके वो T2G पे आ जाता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो ईजी पे आ गया, फिर T2G पे आ गया एनर्जी रिलीज करते हुए। तो जो एनर्जी जब रिलीज करता है, रिलीज होती है, तो उसके जो वेवलेंथ के साथ जो कॉरिस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो शो होता है, ठीक है। जो वेवलेंथ रिलीज कर रही है उसके एसोसिएटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, मतलब पूरा चार्ट होता है किस वेवलेंथ पे कौन सा कलर आएगा, तो जो भी उसका कॉरिस्पॉन्डिंग कलर होता है वो शो होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे TiH2O होल 6+3। अब हमें पता है जैसे ही H2O लूज हो जाएगा, ठीक है, तो Ti+3 की ऑक्सीडेशन की स्टेट में रहेगा। और हमें पता है कि Ti जो है वो +3 के अंदर आएगा, तो वो कलर से कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो H2O रिलीज नहीं हुआ है, तब तक उसके अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पर अगर उसके अंदर देखो, हमें सिंपली पता है ना कि जो टी टीआई की जो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शक्ति, दैट इज 3D2 4s2। तो जब तक उस पे डी टू के अंदर एम्प्टी डी और इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो तब तक उस पे कलर है। जैसे वो +3 वाला आ गया सीन, तब तक वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उस पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अगर D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो कलरलेस होगा, D1 से D9 के बीच में कुछ भी है तो वो कलर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो सपोज ये मैंने एक लैटिस एज्यूम करा है, स्कैंडियम का एक लैटिस मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये सर्कल्स हैं, दैट इज द क्रिस्टल ऑफ स्कैंडियम, ठीक है। और जो बीच में ये एम्प्टी पार्ट है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दैट इज द एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। कंपाउंड फाउंड बाय द नॉन मेटल बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द voids ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट क्रिस्टल लैटिस, वी कॉल इट टू बी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब क्या है कि ये जो खाली जगह बच रही है ना थोड़ी सी बीच बीच में, इसके अंदर अगर मैं FOCNB, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं इन छोटी छोटी जगह पे, इसे ये जो खाली जगह है इसमें मैं ये भर दूं, तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल V0.95H1, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 4.2। सो दिस इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इसकी जो स्टोशियोमेट्री होती है, दैट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दैट ऑफ नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। अगर एम्प्टी वॉइड्स में नॉन मेटल सच एज बोरॉन फिट करेंगे, दैट barely approaches the hardness of the diamond, ठीक है। सो अगर हम किसी भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर बोरोन जैसा कंपाउंड भरते हैं, तो इसके अंदर ना जो उसकी हार्डनेस होती है वो सिमिलरली डायमंड, हमें पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन टू अस। सो उसकी जो हार्डनेस होती है वो उस लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है। दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नेचर अपना शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है? ब्लेंड ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब मैं किसी भी दो मेटल का फ्यूजन करा दूं या दो नॉन मेटल्स का फ्यूजन करवा दूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, मेजरली फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। ज्यादातर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बनते हैं। कंडीशन फॉर अलॉय फॉर्मेशन, अब ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भी मेटल का किसी के साथ भी अलॉय फॉर्म कर दूं। एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जो रेडियाई होता है दैट शुड बी इन 15% ऑफ अनदर, कि मतलब 15% का ही उनके बीच में रेशियो, कोई गैप रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कैंडियम का रेडियाई अगर 100 पिकोमीटर है, तो इसके साथ जो एलिमेंट अलॉय बनाएगा उसका रेडियाई का जो रेंज होगा दैट शुड बी बिटवीन 85 to 115 पिकोमीटर। सो दैट इज, मतलब एक ही कंडीशन है कि रेडियाई का जो 15% है उसी रेंज में वो रहना चाहिए।
Now, if a question comes, why D block elements are used as a catalyst during the reaction? तो variable oxidation state show करते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ लिया. They give surface area for the reaction to take place. वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं. अगर सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड, किसी भी रिएक्शन को सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अगर वो एरिया यूज कर पाएंगे तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन कंडक्ट हो पाएगी. ठीक है. थर्ड इज एनर्जी गैप बिटवीन NS n-1 d ऑर्बिटल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो एनर्जी गैप है बिटवीन NS एंड n-1 d, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन रिएक्शंस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो हमने ऊपर पढ़ा, डेल्टा एच, जो हमने एनर्जी का एक समेशन पढ़ा कि दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी, ये सप्लाई होती है, पॉजिटिव रहती है. आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज ऑल्सो सप्लाइड, पॉजिटिव रहती है. एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड. ठीक है. सो दिस इज डेल्टा एच. डेल्टा एंथैल्पी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एनर्जीज ऑल टुगेदर. अब अगर एक क्वेश्चन आए, there is a decreasing tendency to form divalent cation as we move from left to right in 3D series. कमेंट, ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो डायवेलेंट बनाने की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज की, वो डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि तब बिकॉज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट. हमने ऊपर पढ़ा कि आयोनाइजेशन एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है. अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो अगर ये MS है, सपोज ये कोई भी मैंने मेटल, रैंडम मेटल दिया है समझाने के लिए, ये M2 प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए. ठीक है. तो अब डेल्टा एच क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 दोनों का हमें सब करना पड़ेगा, एंड हाइड्रेशन एनर्जी. तो ये इंक्रीज होगा पॉजिटिव में, क्योंकि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव में ये बढ़ेगा. और पॉजिटिव में अगर ये बढ़ेगा तो ओवरऑल डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, लेस फेवरेबल टू फॉर्म डाइवेलेंट केटाइन, क्योंकि ओवरऑल इसका सम देखना है ना हमें, तो दिस विल बी लेस नेगेटिव. दैट्स वाई जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है. Now next is chromium have, एक क्वेश्चन है, chromium have negative reduction potential value. chromium 3 to chromium हमें दिया है -0.74, but still it is less reactive in nature. क्यों? क्योंकि chromium क्या है, एक protective oxide layer form कर लेता है, Cr2O3, which is a passive फिल्म, एक पैसिव फिल्म बन जाता है. वो क्रोमियम को किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करने देता, जिसकी वजह से वो लेस, इवन दो कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव के अंदर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. तो स्टिल ये कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है. ठीक है. अब इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, एल्यूमिनियम में भी फॉर्म होती है Al2O3 एंड क्रोमियम में फॉर्म होती है Cr2O3. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर. नाउ इफ अनदर क्वेश्चन कम्स, why copper is having the positive reduction potential not value plus 0.34 when all other 3D elements have negative. So this is because pure 3D series में electron ionization enthalpy of copper is highly positive, but reduction potential depends upon ionization enthalpy, which means कि अगर ionization enthalpy positive होगी तो reduction potential भी positive होगा. एंड क्योंकि उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहता है, इसकी वजह से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयोनाइजेशन की एंथैल्पी की वजह से पॉजिटिव रहता है. नाउ if another question comes, of D4 species, chromium plus 2 is good oxidizing agent and Mn3 plus is good oxidizing agent. This is reducing agent. Chromium plus 2 is good reducing agent and Mn plus 3 is good oxidizing agent. अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. एंड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो खुद रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. अब क्रोमियम की अगर +2 की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, सो दिस इज आर्गन 3d4 4s0. क्रोमियम के लिए क्रोमियम +3 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. क्योंकि अगर ये +3 में आ गया तो ज्यादा अच्छा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा. तो देयरफॉर इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. Whereas अगर मैं मैग्नीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो आर्गन 3d4 4s0, तो Mn के लिए +2 के अंदर इज मोर स्टेबल. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होगा Mn +2 में जाने के लिए.
Now if the question comes, D1 ion is very unstable in the aqueous solution, why? क्योंकि उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो उसे लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, दैट्स द रीजन. If this question comes कि कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s0, कॉपर 2 प्लस की आर्गन 3d9 4s0, कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, बट कॉपर का मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म करता है कॉपर 2 प्लस की फॉर्म में. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉपर प्लस है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर मतलब रिएक्शन फॉलो करता है, जिससे कॉपर प्लस एक्वस सोल्यूशन में जाके ब्रेक होता है कॉपर 2 प्लस में कॉपर के अंदर, जिसकी वजह से the hydration enthalpy being released in the copper 2 plus compound is tremendously high that it easily compensate for the second ionization enthalpy from copper plus to copper 2 plus. Therefore जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज नेगेटिव में -212 किलो जूल, तो मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल होता है. So that is all for today, and we have completed all the D block वाले concept, and we will be starting with F block soon.